जय हिंद दोस्तों। आप लोग ने नोटिस देखा होगा कि बिहार दरोगा मेंस का जो एग्ज़ाम डेट है कब है 27 मई से आपको एग्ज़ाम होने वाला है। तो क्यों ना हम लोग अब ऐसे क्लास करेंगे कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। तो हम लोग ना क्या करेंगे, जो पीआईक्यू जितने भी क्वेश्चन हुए हैं बिहार दरोगा मेंस का, उसका हम लोग टोटल कंप्लीट एनालिसिस के साथ पढ़ेंगे। तो इसको आप लोग स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ ये सभी आपके पिछले पीआईक्यू क्वेश्चन का जो भी था उसी टॉपिक का ये रिवीजन है। तो और जस्ट जो प्री हुआ था उसका भी मैंने ये रिवीजन कराया है। और मैं आपको 101 टॉपिक दूंगा, 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दूंगा, जहाँ से आपके एग्जाम में पीआईक्यू में बहुत पूछते हैं और वहाँ से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि मैंने जब प्री में देखा तो उन्हें 101 टॉपिक से क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और आपको पता है कि मेरिट लिस्ट के लिए क्या चाहिए, हार्ड वर्क तो जरूरी है लेकिन उसके साथ स्मार्ट वर्क भी चाहिए, और यही सरकारी नौकरी का असली सच है। ठीक है, तो आप लोग गलती से भी इसको स्किप मत कीजिएगा। चलिए हम लोग अपना टॉपिक शुरुआत करते हैं। देखिए पहला टॉपिक है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या बात है। ठीक है, कि उसमें अंतर क्या होता है। तो देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है, अगर परिभाषा पहले देख लेते हैं। तो इसमें पदार्थों के भौतिक गुण जैसे आकार अवस्था में बदलाव होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन का है। और रासायनिक परिवर्तन का है कि इसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में बदलाव होता है और यह नया पदार्थ बनता है। मतलब भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाएगा। प्रकृति क्या है, यह अक्सर अस्थायी और उत्क्रमणीय होता है। मतलब ये अस्थायी, जैसे कि पानी है। ठीक है, पानी क्या कभी क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसका जो भी आकार था वो चेंज हो गया ना। मतलब इसका जो भी प्रकृति है, ये पहले पानी था अब बर्फ बन गया, तो ये प्रकृति बदल जाता है, इसका अस्थायी होता है। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि ये आमतौर पर अस्थायी और अनुत्क्रमणीय होता है। मतलब अगर ये एक बार चेंज हो गया तो दोबारा वह फिर से नहीं चेंज होगा। ठीक है, नए पदार्थ, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और जबकि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें हमेशा एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं। द्रव्यमान क्या होता है, पदार्थ के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि नए पदार्थ के बनने में द्रव्यमान में भी परिवर्तन होता है। ठीक, ऊर्जा, ऊर्जा ऊष्मा प्रकाश का अवशोषण या उत्सर्जन बहुत कम होता है। ऊर्जा में जैसे ऊर्जा में क्या क्या आता है, ऊष्मा और प्रकाश का अवशोषण या उत्सर्जन बहुत कम होता है। और इसमें क्या है रासायनिक परिवर्तन में कि इसमें ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा का बड़ा आदान प्रदान होता है। ठीक है, इसमें बहुत कम होता है और इसमें अधिक होता है। ठीक है, उदाहरण के साथ भी कुछ देख लेंगे। जैसे महत्वपूर्ण उदाहरण जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है उदाहरण कि बर्फ का पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। पानी का वाष्प बनना वो भी क्या है, भौतिक परिवर्तन और अवस्था परिवर्तन होता है। ठीक है, चीनी या नमक का पानी में घुलना ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन। कागज को मोड़ना, कागज को फाड़ना, ठीक है, क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, देखिए मोम का पिघलना क्या है, मोम का पिघलना क्या दे, एक मोम का पिघलना, देखिए यह भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, लेकिन ध्यान देने की बात है कि मोम का जलना क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, लोहे का चुंबक बनना, लोहे का चुंबक बनना ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अब रासायनिक परिवर्तन देख लेते हैं। लोहे पर जंग लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना, रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पचना, रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी या कागज का जलना, रासायनिक परिवर्तन। प्रकाश संश्लेषण करना, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए कुछ बिंदु, मुख्य बिंदु देखते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की आंतरिक संरचना वही रहती है, जैसे पानी चाहे बर्फ हो या भाप, उसका सूत्र क्या होगा, H2O। रासायनिक परिवर्तन में नए बंधन बनते हैं और रासायनिक संरचना पूरी तरह बदल जाते हैं। मोमबत्ती का जलना एक ऐसा उदाहरण है जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है, साथ साथ होते हैं। जैसे मोम का पिघलना क्या है, भौतिक, और धागे व मोम का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मनुस्मृति, जो कि मनुस्मृति आपने एक ग्रंथ ही है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, तो पढ़े तो नहीं होती लेकिन सुना तो जरूर होगा। ठीक है, मनुस्मृति की बात करें तो इसका अन्य नाम क्या है, मानव धर्मशास्त्र या मनु संहिता भी बोला जाता है। ठीक है, लेखक कौन है, तो मूल रचयिता मनु माने जाते हैं, परंतु वर्तमान स्वरूप भृगु ऋषि द्वारा संकलित माना जाता है। ठीक है, मूल रूप से कौन मानते हैं, मनु को। ठीक है, लेकिन वर्तमान क्या माना जा रहा है, भृगु ऋषि द्वारा। समय काल, इतिहासकारों के अनुसार इसका समय 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ठीक है, संरचना, इसमें कुल 12 अध्याय है और लगभग 2694 श्लोक है। ठीक है, महत्व, यह सबसे प्राचीन स्मृति है और इसे हिंदू विधि का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अंग्रेजी अनुवाद, तो 1776 में सर विलियम जोन्स ने इसका अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ
जेंटू लॉज के नाम से किया था। ठीक है, 1776 में सर विलियम जोन्स ने किसका किया था, तो मनुस्मृति का अनुवाद किया था किस नाम से, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। ठीक है, अब परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होते हैं, तो मनुस्मृति मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो समाज व्यवस्था और विधि से। ठीक है, मनुस्मृति में राज धर्म का वर्णन किस अध्याय में मिलता है, तो अध्याय 7 में। सामाजिक और वर्ण व्यवस्था से क्वेश्चन आता है, तो मनु के अनुसार धर्म के कितने लक्षण हैं, तो 10 लक्षण। कौन कौन, धृति, क्षमा, दम, अस्तय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोध। ठीक है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है, तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के हैं, जिसे ब्रह्म है, देव है, आर्ष है, प्रजापत्य है, असुर है, गंधर्व है, राक्षस है और पिशाच है। ठीक है, प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था के रूप में है, तो मनु के अनुसार सप्तपद या राज्य के 7 अंग कौन से हैं, तो स्वामी जिसको राजा बोला जाता है, अमात्य मंत्री बोला जाता है, जनपद राष्ट्र बोला जाता है, दुर्ग किला बोला जाता है, कुश खजाना को बोला जाता है, दंड सेना को बोला जाता है, और श्रीहद सुहृद जो मित्र को बोला जाता है। ठीक है, मनु ने न्यायालय में साक्ष्यों के लिए क्या योग्यताएं बताई, तो सत्य बोलने वाला, कुलीन और चरित्रवान व्यक्ति की साक्षी बन सकता है। ठीक है, सत्य बोलने वाला, कुलीन और चरित्रवान व्यक्ति ही साक्षी बन सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशासन के बारे में, जो कब से 1630 से 1680 के बीच। शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। उनका प्रशासन मुख्य रूप से अष्टप्रधान परिषद पर आधारित था। ठीक है, किस पे पूछा जाता है, अष्टप्रधान किससे संबंधित है, तो आपको याद होना चाहिए छत्रपति शिवाजी से। ठीक है, अष्टप्रधान किसको बोला जाता है, तो 8 मंत्रियों के परिषद को अष्टप्रधान बोला जाता था। ठीक है, पेशवा क्या होता था, तो पेशवा प्रधानमंत्री, सामान्य प्रशासन और राज्य की देखभाल करना। आमत्य, तो वित्त मंत्री, आय व्यय का लेखा जोखा रखना। वाक्यान्विस मंत्री को बोला जाता है। ठीक है, अमात्य मजमूदार को, ये भी पूछ सकता है कि पेशवा क्या है, तो मुख्य प्रधान, और अमात्य मजमूदार को, वाक्यान्विस मंत्री को राज्य, देखिए मंत्री क्या होता था, तो राजा के दैनिक कार्यों और दरबार की घटनाओं का रिकॉर्ड रखना। सुरुनवीस सचिव को बोला जाता था, इसे राजकीय पत्राचार यानी कोरेस्पोंडेंस का विभाग। दबीर यानी सुमंत को बोला जाता है, विदेश मंत्री होता था, बाहरी राज्यों के साथ संबंध। सर ए नौबत यानी सेनापति को बोला जाता था, सैन्य भर्ती, प्रशिक्षण और संगठन। पंडित राव, तो धार्मिक मामलों और दान पुण्य से न्यायाधीश, न्याय विभाग का प्रमुख। ठीक है, अब आते हैं हम लोग राजस्व प्रणाली, तो चौथ पूछता है, चौथ किससे संबंधित था, तो ये मराठा से संबंधित था, और सरदेशमुखी, ये दोनों बहुत फेमस था। तो चौथ क्या था, पड़ोसी राज्यों से उनकी आय का 25% बोलता था। चौथ कितना परसेंट, तो 1/4 हिस्सा, ताकि मराठा उन पर आक्रमण न करें। सरदेशमुख में क्या था, शिवाजी महाराज द्वारा वंशानुगत सरदेशमुख होने के नाते वसूला जाने वाला 10% अतिरिक्त कर। ठीक है, महत्वपूर्ण युद्ध और संध्या क्या होती है, तो 1659 में क्या होता, तो प्रतापगढ़ का युद्ध हुआ था। शिवाजी महाराज ने बीजापुर के सेनापति अफजल खान का वध किया था। कब किया था, 1659 में, कहाँ के, प्रतापगढ़ का युद्ध किया। 1665 में क्या होता है, पुरंदर की संधि हुई थी, शिवाजी और राजा जयसिंह औरंगजेब की ओर से के बीच। ठीक है, ये बहुत पूछता है, पुरंदर की संधि कब हुआ था, 1665 में। 1674 में क्या होता है, राज्याभिषेक हुआ था, रायगढ़ किले में छत्रपति की उपाधि धारण की थी। 1728 में पालखेड़ का युद्ध, बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद के निजाम को हराया था। 1728 में पालखेड़ का युद्ध, बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद के निजाम को हरा दिया था। 1761 में ये बहुत पूछा था, पानीपत का तृतीय युद्ध, अहमद शाह अब्दाली और मराठों जैसे सदाशिव राव भाव के बीच। ठीक है, इसमें मराठों की हार हुई थी। ठीक है, और देखिए प्रथम पानीपत युद्ध कब हुआ था, तो 1526 बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। ठीक है, द्वितीय कब हुआ था, तो द्वितीय आपको पता है, ये हुआ था 1556 में, अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है पेशवा युग, कब से कब चला था, तो पेशवा युग 1713 से 1818 के बीच चला था। साहू महाराज के समय सत्ता छत्रपति से पेशवा के हाथों में चली गई थी। ठीक है, साहू महाराज के समय सत्ता छत्रपति से कहाँ चली गई थी, पेशवा के हाथों में चली गई थी। पेशवा में क्या था, बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, बाजीराव प्रथम 1720 से 1740। ठीक,
सबसे महान सेनापति, उन्होंने हिंदू पादशाही का विचार दिया। मस्तानी के साथ उनके संबंधों के लिए भी जाना जाता है। आपने पढ़ा होगा ना, जैसे मूवी है मस्तानी, ठीक है, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण वाला, तो मस्तानी मूवी आपने देखा ही होगा, वही वाला बाजीराव प्रथम था, ठीक है। बाजीराव नाना साहेब, अरे बाजीराव मस्तानी आपने मूवी देखा होगा, जिसमें बाजीराव प्रथम कौन था, जो रणवीर सिंह है बाजीराव प्रथम है, और दीपिका पादुकोण वही है मस्तानी। बालाजी बाजीराव नाना साहब को बोला जाता है, ठीक है। 1740 से 1761 के इनके काल में मराठा साम्राज्य अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंचा, ठीक है। इनके काल में मराठा साम्राज्य क्या था, अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंचा था। माधवराव प्रथम 1761 से 72 तक। पानीपत की हार के बाद मराठा शक्ति को पुनर्जीवित किया था। पानीपत के हार के बाद मराठा शक्ति को पुनर्जीवित किया था माधवराव प्रथम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आंग्ल मराठा युद्ध देखते हैं, ठीक है। यहाँ से बहुत पूछा था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1775 से 1782, और इसकी कौन सी संधि हुई, साल 22 की संधि, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक, बेसिन की संधि हुई थी 1802 में, ठीक। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच, ठीक है। 1817 से 1818 के बीच कौन, मराठा साम्राज्य का अंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय को बिठूर भेज दिया गया था, ठीक है। अब हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, रायगढ़। गोरिल्ला युद्ध, शिवाजी महाराज और बाजीराव प्रथम इसके उस्ताद थे, ठीक है। मराठा संघ, तो गायकवाड़ बड़ौदा, ठीक है। मराठा संघ में कौन थे, गायकवाड़ कहाँ से थे, बड़ौदा से। भोंसले कहाँ थे, नागपुर से। होलकर थे इंदौर से, और सिंधिया ग्वालियर से, ठीक है। पूछता है ये गायकवाड़ कहाँ से थे, बड़ौदा से। भोंसले नागपुर, होलकर इंदौर, सिंधिया ग्वालियर, और पेशवा पुणे से, ठीक है। सबसे फेमस यही हुआ था पेशवा वाला, पुणे वाला, ठीक है। यहाँ तो मैं तो सब गया हूँ, मैंने तो ये सब घूम लिया, मराठा वाले जितने भी जगह हैं मैंने सब घूमा है, ठीक है। अच्छा है, जाएंगे तो मजा आएगा आपको। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख विभाग, ठीक है। तो देखेंगे हैं दिल्ली सल्तनत का प्रमुख विभाग, जो आपके एकदम एकदम क्वेश्चन में आते रहते हैं। जैसे सल्तनत काल में दीवान ए टेस्ट टेस्ट नाम से कई विभाग बनाए गए थे। इनमें सैन्य और कृषि विभाग सबसे अधिक महत्वपूर्ण, ठीक है। इनमें सैन्य वाला देखना और कृषि विभाग वाला। सैन्य वाला क्वेश्चन बनाया था, तो सैन्य वाला बलबन का था, और कृषि मोहम्मद बिन तुगलक का था, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, ठीक है, सबको एक ही बार में देखते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे है दीवान ए बिजारत, किसका था, तो वजीर का विभाग वित्त एवं राजस्व का। दीवान ए बिजारत, इसका नाम नहीं है कौन सा सुल्तान था, तो दीवान ए बिजारत वजीर का विभाग था वित्त और राजस्व से। दीवान ए अर्ज, ये सैन्य विभाग था, भर्ती और रसद एक किसी ना गयासुद्दीन बलबन से, ठीक है। मैंने बोला था ना कि सैन्य वाला बहुत पूछता है, तो दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग को, दीवान ए को ही किस विभाग को, कृषि विभाग को। बंजर भूमि में सुधार मोहम्मद बिन तुगलक, मैंने बताया था, यही दो सबसे फेमस बताया था, ठीक है। दीवान ए मुस्तकराज, बकाया राजस्व की वसूली का विभाग, यानी अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए खैरात, दान विभाग, गरीबों और अनाथों के लिए, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। दीवान ए बंदगान, दासों का विभाग, ये भी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दीवान ए इस्तिहाक यानी पेंशन विभाग, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक। दीवान ए रिसालत, विदेश या धार्मिक विभाग, ठीक है। दीवान ए कजा, न्याय विभाग, काजी उल कुजात। दीवान ए कजा, न्याय विभाग, काजी उल कुजात का। दीवान ए कजा, न्याय विभाग, काजी उल कुजात। अगला है मुगल कालीन प्रमुख अधिकारी एवं विभाग, जैसे कौन है, मुगल प्रशासन काफी व्यवस्थित था, ठीक है, जहां अधिकारियों का नाम विभाग के कार्यों को दर्शाते थे, ठीक है। जैसे मीर बख्शी कौन सा था, तो सैन्य प्रशासन का प्रमुख, वेतन और मनसबदारी का प्रबंधन करना। सद्र उस सुदूर, धार्मिक मामलों और दान का प्रमुख, ठीक है। मीर ए समा, शाही घराने की जरूरतों का प्रबंध करना, शाही घराने और महल की जरूरतों का प्रबंध करना था। मुहतसिब जन आचरण का निरीक्षण और नैतिकता बनाए रखना, ठीक है।
मीर ए आतश, तोप खाने का, जैसे आतिशबाजी, ठीक है। तो आतिशबाजी मतलब बम उम भड़काने यानी तोप खाने का, ठीक है। ये है। फिर है वाकाया नवीस, वकाया नवीस यानी समाचार लेखक, वकाया नवीस समाचार लेखक, खुफिया रिपोर्टर। दीवान ए तन यानी वेतन, तन 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 माने वेतन, ठीक है। ये समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पर तन है तो वेतन, ठीक है। तो वेतन संबंधी मामलों को देख रहे हैं, तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, महत्वपूर्ण शब्दावली देखते हैं हम लोग। तो परीक्षा में सीधे तौर पर पूछे जाने वाले शब्द, जैसे इक्ता। दिल्ली सल्तनत में क्या था? दिल्ली सल्तनत में सैनिक अधिकारियों को वेतन के बदले दिया जाने वाला भूमि क्षेत्र इक्ता था, ठीक है। ये इक्ता प्रणाली किसने लाया था? तो आपको पता होना चाहिए, ये इल्तुतमिश ने किया था। दहसाला, ठीक है, अकबर द्वारा शुरू की गई भू राजस्व प्रणाली, जैसे टोडरमल बंदोबस्त ने किया, जैसे टोडरमल ने कराया था उसके, ठीक है। नवरत्नम से टोडरमल इसमें फेमस था। तो अकबर द्वारा दहसाला, ठीक है। अमल गुजार, मुगल काल में सरकार का राजस्व वसूलने वाला अधिकारी। अमल गुजार मुगल काल में सरकार का राजस्व वसूलने वाला अधिकारी। अमल गुजार मुगल काल में सरकार का राजस्व वसूलने वाला अधिकारी। सिकदार, सिकदार परगने का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। सिकदार परगने का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, सिकदार, ठीक। तो ये याद रखिएगा, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इकदा किसे था? तो सैनिक अधिकारियों के वेतन से। दहसाला भू राजस्व प्रणाली से। अमल गुजार तो जिले का राजस्व वसूलने से, ठीक है। सिकदार प्रशासनिक अधिकारी था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, शिवाजी महाराज का अष्टप्रधान यानी मराठा प्रशासन। यह आपकी पिछली क्वेरी का मुख्य हिस्सा है, इसलिए इसे शॉर्ट में रिवाइज करें, ठीक है। तो मजूमदार अमात्य, जैसे अभी जस्ट पीछे बताया ना, मजूमदार क्या था? तो वित्त मंत्री था। सुमंत क्या था? विदेश मंत्री था। चिटनीस क्या था? तो पत्रकार क्लर्क था, ठीक है। अब तैयारी के लिए टिप्स आपको देखिए, कुछ टिप्स आपको याद रखना चाहिए कि फिरोज शाह तुगलक के विभागों जैसे खैरात, बंदगान, इतिहास को एक साथ याद रखें, इन्होंने सबसे ज़्यादा कल्याणकारी विभाग बनाए थे, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ कि बंदगान तो आपका क्या था? ये गुलामों से था। खैरात क्या था? तो ये हॉस्पिटल था। इस्तिहक क्या था? ठीक है, इस्तिहक क्या था? तो आपको पता होना चाहिए, इस्तिहक, ठीक। यहाँ पे आपका मिलेगा इस्तिहक, पेंशन विभाग था, ठीक है। इस्तिहक क्या था? तो यहाँ पे देख सकते हैं पेंशन विभाग, इस्तिहक पेंशन विभाग। बंदगान दास विभाग, जैसे दाग गुलाम वाला। खैरात ये दान वाला था, ठीक है। अब आता है बलबन। बलबन का क्या था? सैन्य विभाग। अलाउद्दीन का क्या था? तो राजस्व वसूली के बीच, ठीक है। अक्सर कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा सैन्य वाला, ठीक है। इसे चार्ट में मुस्तखराज बकाया शब्द से जोड़कर याद रखें। मुस्तखराज, ठीक है। मुस्तखराज क्या था? तो बकाया पैसा वसूलने वाला था मुस्तखराज, ठीक है। बीपीएससी के जैसे जैसे बीपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए दीवान एक कोई क्या है? सबसे फेमस है दीवान एक कोई। कोई मतलब किससे क्या था? तो कृषि से था, याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बिलियन, ठीक है। बिलियन का आपका कई प्रकार के बिलियन होते हैं, जैसे 3 प्रकार के, जैसे एक वास्तविक बिलियन होता है, कोलाइडी बिलियन होता है, निलंबन बिलियन। तो इन तीनों में क्या अंतर है? क्योंकि अभी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बिहार दुर्ग में इस यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे मिश्रण का प्रकार याद करें, तो समांगी मिश्रण क्या हो, ठीक है। वास्तविक बिलियन क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। कोलाइडी बिलियन क्या होता है? विषमांगी होता है। दिखने में क्या होता है? समांगी, दिखने में समांगी होता है लेकिन होता है विषमांगी। निलंबन क्या होता है? ये भी विषमांगी मिश्रण, ठीक है। कणों का आकार क्या होता है? तो वास्तविक बिलियन का 10 नैनोमीटर से क्या होता है? कम होता है, ठीक है। यानी 10 का पावर 9 को क्या बोलते हैं? 10 का पावर 9 यानी 1 नैनोमीटर बोला जाता है, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है वास्तविक बिलियन का। और विषमांगी क्या होता है? तो 10⁻⁻9 और 10⁻⁻7 के बीच होता है, ठीक है। 10⁻⁻9 से 10⁻⁻7 के बीच। और ये क्या होता है? 10⁻⁻7 से क्या होगा? ये बड़ा होगा, ठीक है। ये दिया है ना, इधर दिया है ना, तो 10⁻⁻7 मीटर से भी बड़ा, यानी 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है निलंबन का आकार, ठीक है। इसके दृश्यता क्या है? तो इसके नग्न आँखों से
नहीं देखा सकते हैं। इसे सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, इसे नग्न आंखों से भी देखा जाता है। ठीक है, स्थिरता क्या है, तो अस्थाई होता है। स्थिरता क्या होता है इसका, अस्थाई, क्योंकि कण नहीं बढ़ते हैं। आपको देखना, चीनी पानी घोल देंगे तो उसमें पानी पानी दिखेगा, इसके क्या होते हैं, अस्थाई। इसको भी होते हैं, इसमें भी कण नहीं दिखेगा। जैसे दूध होता है क्लाइड विलेन, दूध होता है खून दिखता है, खून भी होता है क्लाइड विलेन, तो क्या आपको दिखता है उसमें कोई कण नहीं दिखता है। ठीक है, खून में भी कोई कण नहीं दिखता है, ना ही दूध में। ठीक है, लेकिन निलंबन में क्या होता है कि अस्थाई होते हैं, नीचे बढ़ जाते हैं। जब देखिए आप कोई भी आप खली को कर दीजिए, ठीक है, खली आप क्या कर देंगे, घोल दीजिए पानी में, आप देखेंगे कुछ देर में खली जो भी होगा नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, छानन विधि संभव नहीं है, इसको कौन नहीं छान सकते हैं, कोलाइड विलयन को भी नहीं छान सकते। जैसे कि आप चीनी पानी को छान सकते हैं, नहीं छान सकते हैं। आप दूध को भी नहीं छान सकते हैं, लेकिन इसको छान सकते हैं। ठीक है, टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है, वास्तविक विलयन में नहीं होता है, लेकिन कोलाइड विलयन में दिखाता है और निलंबन में दिख सकता है। ठीक है, पारदर्शिता, ये पारदर्शी होता है, ये पारभासी होता है, ये अपारदर्शी होता है। ठीक, उदाहरण में क्या है, तो चीनी पानी, दूध कोहरा रक्त हो जाएगा, और यहाँ कीचड़ चौका प्लस पानी। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग, देख लें वास्तविक विलयन क्या होता है, तो वास्तविक बिल्कुल साफ कण कभी नहीं दिखेंगे, जैसे नमक पानी। कोलाइटी क्या होता है, बीच की स्थिति, कण दिखते नहीं पर लाइट को फैला देते हैं, जैसे दूध। निलंबन, भारी कण कुछ दूर छोड़ दो तो नीचे जम जाएंगे, जैसे गंदा पानी। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे जब बाढ़ हो रहता है तो पानी बहुत गंदा दिखता है, और वहीं जब नदी में, तालाब में या नहर में पानी रुक जाता है, एकदम बिल्कुल साफ दिखता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग जड़त्व का नियम देखते हैं। ठीक है, जो नियम है विवेक का नियम। ठीक है, तो विवेक का नियम हम देखेंगे, तो प्रथम नियम है, प्रथम नियम को क्या बोलते हैं, तो जड़त्व का नियम बोलते हैं। ठीक है, तो यदि कोई वस्तु, ये क्या है भाई, ये गति वाला नियम। ठीक है, गति का नियम है जो है, गति का नियम या न्यूटन का नियम है। ठीक है, ये न्यूटन का नियम है आपका, तो न्यूटन का नियम हम लोग देखते हैं। तो पहला नियम क्या बोलता है जी, तो प्रथम नियम को क्या बोला जाता है, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में या एक समान गति में है तो वो वस्तु वैसे ही रहेगी जब तक उस पर कोई भार, मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई, जैसे कोई आदमी दौड़ रहा है, ठीक है, अगर कोई आदमी दौड़ रहा है तो दौड़ते रहेगा जब तक उसके बाहरी बल ना लगाए, तब तक वो दौड़ते रहेगा। अगर वहीं कोई आदमी रुका है तो रुकते रहेगा। ठीक है, जैसे कि अब जाने दीजिए, जैसे कि आप गेंद में देखिए, तो अगर गेंद में वो अपना चलते रहेगा, ठीक है, मतलब गेंद को अगर आप फेंकते हैं तो जाते रहेगा, लेकिन वो रुक कब जाएगा, जब बाहरी से कोई बल कार्य करता है। जैसे हम लोग फेंकते हैं तो रुक जाता है ना, क्यों रुक जाता है, क्योंकि जो वायुमंडल है उसका हवा क्या होता है, उसमें भी तो बल होता है हवा में, तो वो अपना जोर लगाता है, या आपका गुरुत्वाकर्षण भी बल लगता है, इसलिए वो रुक जाता है। नहीं तो जड़त्व का नियम बोलता है कि कोई भी चीज अगर जिस अवस्था में ना, उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक उस पर बाहरी बल न लगे। ठीक है, इसका क्या है कि यदि, और इससे क्या मिलता है, तो बल की परिभाषा किससे मिलती है, तो फर्स्ट नियम से। ठीक है, जड़त्व यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान जितना अधिक, जड़त्व उतना ही अधिक होता है। ठीक है, जड़त्व का नियम किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर, यानी मास पर। जैसे बस के अचानक चलने पर क्या होता है, यात्री का पीछे झुकना, क्या किसका नाम है, जड़त्व का उदाहरण है। ठीक है, जैसे बस चल रही है, यात्री क्या होगा, बस जैसे ही बस मान लीजिए रुकी हुई बस, आप बैठे हैं, डायरेक्ट बस का गियर लगे तुरंत ही चले तो आप पीछे मुँह झुक जाते हैं। ठीक है, जैसे कंबल को छड़ी से पीटने में क्या होता है, तो धूल के कणों का नीचे, जैसे आप कंबल को लीजिए, उसको खूब लाठी से मारिए, देखिएगा जितने भी गंदगी होते हैं उसके नीचे झड़ जाएंगे। ठीक है, द्वितीय नियम, समय का नियम क्या है, तो द्वितीय नियम को क्या बोलते हैं, समय का नियम, यानी लॉ ऑफ मोमेंटम। परिभाषा, यदि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती है। इसका परिभाषा क्या है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। जैसे F बराबर क्या होता है, ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। यह बल का क्या होता है, व्यंजक सूत्र पूछता है कि बल का परिभाषा किसे, तो प्रथम नियम से, उसका व्यंजक किसे, तो द्वितीय नियम से। ठीक है, और समय का क्या मान होता है, तो P बराबर m गुणे v। मात्रा क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड। PIQ क्या है कि क्रिकेट खिलाड़ी गेंद पकड़ते समय अपने हाथ पीछे खींचता है, समय बढ़ाकर बल कम करना। ठीक है, समय बढ़ाकर क्या करता है, बल करना। और ये कौन से नियम से काम करता है, जब करते हैं तो ये द्वितीय नियम से। ठीक, याद रखना। ओके, अब आते हैं
कराटे खिलाड़ी का एक ही झटके से ईंटों की स्लैब तोड़ना, ये भी क्या है आपका द्वितीय नियम है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग तृतीय नियम देखते हैं। तो क्रिया का प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। तृतीय नियम क्या है, क्रिया का प्रतिक्रिया नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होता है, विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। बल हमेशा जोड़े में होता है। ठीक है, बल हमेशा क्या होता है, जोड़े में होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होते हैं, दो अलग अलग वस्तु पर लगते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया लगे एक ही, देखिए अलग अलग क्यों बोला, अगर एक ही वस्तु में लगता है ना, तो जैसे कि आप देखना जब रस्सी खींच वाला जो खेल होता है, तो अगर आदमी एक तरफ से खींच रहा है और दूसरी तरफ से खींच रहा है, तो फिर एक तरफ क्यों आ जाता है, वो जो मजबूत रहता है उसी तरफ आ जाता है ना, सब वो खींच लेता है। क्यों, क्योंकि अगर एक ही वस्तु में लगता है ना, तो अगर ये भी खींचता, ये भी व्यक्ति खींचता, ठीक है, और ये भी व्यक्ति खींचता, तो कभी खींच ही नहीं पाता अगर ये, क्योंकि यहाँ पे एक ही वस्तु है, तो इसलिए, और एक वस्तु में ये काम नहीं करता है। जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ये एक वस्तु में काम नहीं करता है। नहीं तो एक वस्तु में ये काम करता है ना, तो ये दोनों कभी एक दूसरे को खींच नहीं पाते, क्योंकि ये जितना खींचता ना उसका विपरीत इसमें लग जाता। ठीक है, और ये जितना खींचता है इसका विपरीत इसमें लग जाता, तो दोनों एक ही जगह में रुके रह जाते हैं। लेकिन ये क्या बोला है कि अलग अलग वस्तु में लगता है, लेकिन यहाँ पे तो एक ही वस्तु होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया काम नहीं करता है। ठीक, रॉकेट का उड़ना क्या है, स्वयं संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, और ये बहुत पूछता जाता है आपका। ठीक है, एग्जाम में बंदूक से गोली चलाने पर कंधे को पीछे की ओर धक्का लगना, ये भी क्या है, तृतीय नियम। नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे हटना, ये भी तृतीय नियम पर। ठीक है, महत्वपूर्ण का क्या है, तो बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर m है। इसका ऐसा मतलब क्या होता है, न्यूटन, और इसके एक और होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और एक कौन सी राशि है, सदिश राशि है। समय क्या है, P बराबर mv में क्या है, तो mv मास है, v और वेग है। ठीक है, ये क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था ना, यहाँ पे डायरेक्ट केजी मीटर पर सेकेंड, और ये भी क्या है, सदिश है। आवेग क्या होता है, इम्पल्स, तो J बराबर बल गुने समय। ठीक है, न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन पर सेकेंड नहीं बल्कि न्यूटन सेकेंड है। ठीक है, आवेग जिस करते हैं, F बराबर बल है और ये समय है, तो ये भी क्या है, सदिश रखिए, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आपके लिए कुछ टिप्स हैं, तो देखिए याद रखिएगा कि संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यदि बाहरी बल शून्य है तो कुल संवेग स्थिर रहता है। यदि बाहरी बल क्या होता है, शून्य है, तो कुल संवेग क्या होता है, स्थिर रहता है। यह तृतीय नियम का ही परिणाम है। घर्षण क्या है, यह हमेशा गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। जैसे घर्षण कब लगेगा, मतलब आप गति कर रहे हैं ना, तो आपके विरोध ही काम करता है। जैसे आप दौड़ रहे हैं, तो अगर हवा भी मारेगा तो आपके विरोध काम करेगा। ठीक है, लिफ्ट वाले सवाल, जैसे ऊपर जाते समय भार बढ़ा हुआ महसूस होता है। जैसे अगर लिफ्ट ऊपर जाएगा तो क्या होगा, भार बढ़ा हुआ, जैसे, क्योंकि सूत्र क्या होता है, यहाँ पे भार क्या हो जाएगा, W बराबर mg प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, आपका त्वरण है। नीचे आते समय भार क्या होता है, घटा हुआ महसूस होता है, क्योंकि mg माइनस ए। ठीक है, ये त्वरण नीचे माइनस हो जाता है, इसलिए डोरी टूटने पर भारहीनता हो जाती है। क्योंकि मान लीजिए आपका लिफ्ट का डोरी टूट के एक बाइक वो बहुत डायरेक्ट नीचे जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपका कोई वेट महसूस नहीं होगा, मतलब वहाँ पे वेट आपका 0 लगेगा। प्लासी vs बक्सर युद्ध, अब देखते हैं। प्लासी का युद्ध हुआ था और बक्सर युद्ध, दोनों तो बहुत फेमस है। आपको पता है कि प्लासी का युद्ध, अब पहले डेट देखते हैं कब हुआ था प्लासी का युद्ध, तो 23 जून 1757 को। 23 जून कब हुआ था, ये देखिए आजकल ना ये याद करना जरूरी है। ठीक है, ये तो सबको याद होता है, लेकिन ये बहुत लोग को याद नहीं होता। 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध 22 से 23 अक्टूबर 1764 में। प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है, तो प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला VS कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। और बक्सर के युद्ध में तो संयुक्त सेना में थी, और कौन कौन थे, हेक्टर मुनरो। संयुक्त सेना में कौन था, तो आपको मैंने कई बार बता रखा है, मीर कासिम। ठीक, मीर कासिम था, फिर आपका मुगल से भी था, फिर अवध के नवाब भी था। ठीक है, तो ये आपको देखना होगा कौन कौन है। ठीक है, ब्रिटिश सेनापति कौन था प्लासी के युद्ध में, तो रॉबर्ट क्लाइव। और बक्सर के युद्ध में कौन था, हेक्टर मुनरो। विपक्षी नेतृत्व में कौन था, तो बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। और इसमें कौन था बक्सर के युद्ध में, तो मीर कासिम शुजाउद्दौला। ठीक है, और शुजाउद्दौला कौन था, तो अवध का नवाब था। और शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ये मुगल सम्राट था। युद्ध का स्वरूप क्या हुआ, तो एक छल या विश्वासघात, ये छल से हुआ था ये, और एक वास्तविक सैनिक विजय था। ठीक है, परिणाम क्या था, तो बंगाल में ब्रिटिश नींव पड़ी थी। बंगाल में क्या था, ब्रिटिश नींव पड़ी थी।
और भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो गई थी। देखिए प्लासी के युद्ध से आपका केवल नींव पड़ा था, लेकिन जिसे समझिए कि नींव क्या होता है कि मान लीजिए नींव नहीं बोलते हैं कि मतलब ईटा बिछा देगा, मतलब लाइन लगा देगा, ठीक है। प्लासी के युद्ध के हिसाब से मतलब लाइन लगा देगा कि हाँ अब ये मेरा हो जाएगा, मतलब इतना इतना लग गया कि अब यहाँ से हम लोग घर बनाएंगे। मतलब घर बनाने से पहले नींव बनाते हैं ना, तो वो समझिए कि प्लासी के युद्ध भारत में बंगाल के में ब्रिटिश नींव पड़ गई थी, और यहीं बक्सर का जब युद्ध हुआ तो भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित, मतलब घर बन के तैयार हो गया, ठीक है। संधि कौन सी हुई थी? तो अलीनगर की संधि युद्ध के पूर्व, ठीक है। अलीनगर की संधि हुई। और बक्सर के युद्ध में क्या हुआ? तो इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। विशेष तथ्य बताएं तो मीर जफर के धोखे के कारण हुआ था, और यहाँ पे दीवानी अधिकार मिले थे किसको? अंग्रेजों को। संयुक्त सेना के 3 स्तंभ कौन कौन थे? तो मीर कासिम कहाँ से? तो बंगाल का अपदस्थ नवाब था। शुजाउद्दौला अवध का नवाब था, और शाह आलम मुगल सम्राट था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्लासी। अंग्रेजों को केवल नवाब, बंगाल का नवाब बदलने का मौका मिला, ठीक है। और बक्सर में क्या होता है? अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व वसूलने के कानूनी अधिकार मिल गए थे। क्लाइव की भूमिका, क्लाइव प्लासी के समय सेनापति था, लेकिन बक्सर के युद्ध के समय वो भारत में नहीं था, वह बाद में इलाहाबाद की संधि करने वापस आया था, ठीक है। अब देखिए टिप क्या है कि बीपीएससी में अक्सर पूछा जाता है कि बक्सर के समय दिल्ली का राजा कौन था? तो वह था शाह आलम द्वितीय, ठीक है। अब आते हैं हम लोग संगम काल। अब इसमें है कि मुएनवार 3 शासक कौन थे? संगम काल का मुएनवार 3 शासक कौन थे? तो मुएनवार का मतलब होता है 3 शासक, ठीक है। कौन कौन थे संगम काल में? तो शब्द का अर्थ है, पहले देखते हैं इसके संगम काल से। तो मुएनवार 3 प्रमुख, ठीक है, 3 चीफ यानी 3 शासक। शामिल राजवंश कौन कौन थे? तो चोल, चेर, पांड्य। क्षेत्र कौन था? तो सुदूर दक्षिण भारत, तमिलनाडु, ठीक है। राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी, अब देखिए तीनों का राजधानी देखते हैं। तो चोल की राजधानी कहाँ थी? तो उरेयूर, ये बहुत पूछे थे, उरेयूर। चोल की राजधानी उरेयूर, लेकिन पुहार, कावेरी पट्टनम याद रखिएगा। चेर का वंजी यानी कुरूर, करूर, ठीक है। चोल का उरेयूर, और चेर का करूर, और पांड्य का मदुरई, बहुत पूछता है। राजकीय चिन्ह क्या था? तो चोल का बाघ था यानी टाइगर, चेर का धनुष था, और पांड्य का मछली था, ठीक है। प्रसिद्ध राजा कौन था? तो कारिकल, चोल शासक का सबसे प्रसिद्ध राजा कारिकल था। चेर का सेनुगुट्टुवन था, और पांड्य का नेंदु जेलियन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सत्ता के केंद्र। प्रत्येक मुनेवार के पास सत्ता के 2 केंद्र थे, एक अंतर्देशीय और एक तटीय। कर्ण प्रणाली, ये राजा नियमित कर नहीं लेते थे, बल्कि लोगों से उपहार की मांग करते थे। संगम, मदुरई के पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 मुख्य संगम कवियों का सम्मेलन आयोजित किए गए थे। तटीय व्यापार, चोलों का पुहार और पांड्यों का कोरकाई उस समय के प्रमुख बंदरगाह थे, ठीक है। चोलों का कौन था? पुहार, और पांड्यों का कोरकाई, ठीक है। और संगम का अर्थ जानते हैं ना? कवियों का सम्मेलन, ठीक। अगला है, अब देखिए यहाँ पे मतदान से संबंधित है, ठीक। चुनावी सुधार। तारकुंडे समिति मतदान की आयु कब से 21 से 18 की गई? कौन सी समिति में? तारकुंडे। दिनेश गोस्वामी समिति, ईवीएम का उपयोग और चुनाव फंडिंग हुआ था, ठीक है। दिनेश गोस्वामी समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति, चुनाव का सरकारी खर्च, ठीक है, स्टेट फंडिंग। इंद्रजीत गुप्ता स्वामी। के संथानम समिति, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पर विचार। पंचायती राज का देखते हैं, जैसे चुनाव से आपका हो गया तुर्कुंड समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, के संथान। देखिए इस तरह क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन चुनावी सुधार नहीं है या समिति नहीं है, या इनमें से कौन पंचायती राज समिति नहीं है? तो याद रखिएगा तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और के संथानम समिति, ये क्या थे? चुनावी से थे। अब आते हैं पंचायती। तो पंचायती राज क्या था? तो पंचायती राज भी कौन कौन है? तो बलवंत राय मेहता, इसमें क्या हुआ? त्रिस्तरीय ढांचा बना था। अशोक मेहता समिति, इसमें द्विस्तरीय बना था। ठुंगन समिति, संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश था। और LM सिंघवी यानी पंचायतों का वित्तीय आत्मनिर्भरता बना था, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण समिति जैसे स्वर्ण सिंह समिति, मौलिक कर्तव्य से संबंधित था। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से था। नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र से था। राज्य चलाया समिति कर से दर से था, ठीक है। अब देखिए एग्जाम स्पेसिफिक की पॉइंट देखते हैं। तो कन्फ्यूजन दूर करें, ठुंगन और
गॉडगिल समिति दोनों ही पंचायती राज से संबंधित से जुड़ी है, ठुंगन और गॉडगिल। ठीक है, देखिए यहाँ पे ठुंगन समिति, ठीक है, गॉडगिल नहीं था बताया है, लेकिन ठुंगर और गॉडगिल पंचायती राज समिति। ठीक है, चुनाव सुधार, इंद्रजीत गुप्ता स्वामी मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है कि चुनाव का खर्च सरकार को उठाना चाहिए। इंद्रजीत गुप्ता स्वामी। ठीक है, अब देखिए बीपीएससी स्टेट एग्जाम में स्वर्ण सिंह समिति 42वें संशोधन 1976 के समय वह बलवंत राय मेहता समिति सबसे ज्यादा बार पूछी गई है। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन कौन? स्वर्ण सिंह समिति और बलवंत राय मेहता समिति। स्वर्ण सिंह समिति क्या थे? तो स्वर्ण सिंह मौलिक कर्तव्य था, और बलवंत राय मेहता समिति कौन सी था? तो त्रिस्तरीय पंचायत राज से था। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं क्विक्स रिवीजन, ये आपका ग्रहण से। तो ग्रहण में क्या क्या है? तो देखिए 2 ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो स्थिति क्या है? एस मतलब समझिए सन, और एम से मतलब मून यानी चंद्रमा, ई से अर्थ माने पृथ्वी। तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आता है? चंद्रमा। ठीक है, सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य और पृथ्वी, मतलब देखिए पृथ्वी से जो चीज नहीं दिखाई दे ना उसी का ग्रहण होता है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी के और सूर्य के बीच चंद्रमा आ गया, तो अब बताइए सूर्य नहीं दिखाई देगा? पृथ्वी से नहीं देगा, तो इसलिए हम लोग जब सूर्य नहीं दिखाई देता तो सूर्य ग्रहण। अब देखिए चंद्रमा में क्या होता है कि चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी रहती है, तो मान लीजिए पृथ्वी के ये गलत है, इसमें क्या आएगा? यहाँ पे पृथ्वी के बीच, यहाँ पे पृथ्वी यहाँ पे आ जाएगा, सूर्य यहाँ चल जाएगा, यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, तब जाके कौन नहीं दिखाई देता है? ओ हो सॉरी, सही है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आना बिल्कुल सही है। ठीक, क्योंकि सूर्य का चक्कर लगाया जाता है ना पृथ्वी और चंद्रमा द्वारा, तो चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाता है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि आपको पता है कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। ठीक, जब नहीं होता है तो जब सूर्य का प्रकाश जब जाएगा तो ये पृथ्वी रोक लेगा। ठीक है, और चंद्रमा में प्रकाश नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए कि जब चंद्रमा में प्रकाश ही नहीं पड़ेगा तो पृथ्वी से चंद्रमा दिखेगा ही नहीं, क्योंकि अंधेरा में कुछ तो दिखता नहीं है, तो चंद्रमा नहीं दिखेगा, इसलिए क्या होता है? चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना क्या है? चंद्र ग्रहण, और पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना है सूर्य ग्रहण। ठीक है, समझ गए होंगे। बीच में कौन आता है सूर्य ग्रहण में? तो चंद्रमा, और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी। कब होता है? तो अमावस्या के दिन टाइम। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के टाइम, और पूर्णिमा के टाइम कौन होता है? चंद्र ग्रहण। दृश्यता दिन के समय दिखता है, और यह चंद्र ग्रहण रात के समय। प्रकार कौन है? तो पूर्ण और आंशिक और वलयाकार तीनों होते हैं, और ये क्या होता है? पूर्ण और आंशिक होता है। ठीक, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, पीआईक्यू भी देखते हैं। तो सिजगी, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस खगोलीय स्थिति को क्या बोलते हैं? सिजगी। ठीक है, मतलब जैसे तीनों लग रहे हैं ना, तीनों साथ में एक सीध में, तो क्या बोलेंगे? सिजगी बोला जाता है। चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण, उसको सिजगी बोला जाता है। हीरक वलय, यह घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। ठीक है, हीरक वलय कब? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होता है तो हीरक वलय दिखता है। समय सीमा, सूर्य ग्रहण अधिकतम कुछ मिनटों का होता है, जबकि चंद्र ग्रहण घंटों तक चलता है। चंद्र ग्रहण बहुत समय तक और सूर्य ग्रहण बहुत कम टाइम। चंद्रमा का रंग कैसे होता है? चंद्रमा पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी के वायुमंडल से अपवर्तित रोशनी के कारण चंद्रमा लाल यानी ब्लड मून दिखाई देता है। ठीक है, पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय कैसे? लाल, इसलिए बोलते हैं ब्लड मून। याद रखें। SME यानी स्माइल, सोलर इक्लिप्स यानी सन मून अर्थ चंद्रमा बीच में। ठीक है, SEM लूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स कब? तो जब चंद्र ग्रहण लगे, नहीं चंद्र ग्रहण नहीं बल्कि हाँ चंद्र ग्रहण के समय सोलर इक्लिप्स, और यहाँ पे मून है ना, चंद्र ग्रहण नहीं बल्कि यहाँ पे सूर्य मतलब सोलर मतलब सूर्य यानी सूर्य ग्रहण के समय। ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय सोलर इक्लिप्स और चंद्र ग्रहण के समय लूनर इक्लिप्स, याद रखेगा। ठीक है, चंद्र ग्रहण के समय लूनर, और सोलर मतलब क्या होता है? सूर्य, तो सूर्य ग्रहण के समय। ठीक, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग लसिका और प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, देखिए लसिका क्या होता है? गुण, प्लाज्मा कैसी होती है और लसिका कैसी होती है? तो रंग कैसा होता है? तो हल्का पीला होता है।
प्लाज्मा का, और इसका रंगहीन होता है यानी कलरलेस होता है। आरबीसी क्या होता है, इस आरबीसी क्या होता है, तो उपस्थित रक्त का हिस्सा होता है, ठीक है। प्लाज्मा में थोड़ा सा उपस्थित होता है, लेकिन लसिका में अनुपस्थित होता है। प्रोटीन तो अधिक मात्रा में, बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी सामान्य होते हैं, और इसमें क्या होता है, लसिका में अधिक मुख्य लिम्फोसाइट होते हैं, ठीक। मुख्य कार्य पोषक तत्व गैसों का परिवहन करना, किसका, प्लाज्मा द्वारा, और इसमें इम्यूनिटी और वसा का परिवहन करना, किसका, लसिका का। प्रवाह क्या है, तो द्विमार्गी होता है, हृदय से अंग से हृदय। प्लाज्मा द्वारा इसका प्लाज्मा क्या काम है, तो प्रवाह कौन कौन, तो द्विमार्गी होता है, हृदय से अंग से हृदय। और लसिका क्या है, एक मार्ग अंगों से हृदय की ओर केवल, ठीक है। अब प्लाज्मा से जुड़े कुछ फैक्ट, तो संरचना क्या है, तो रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है। पानी की मात्रा इसमें 90 से 92% होता है। फाइब्रोनोजन, यह प्लाज्मा प्रोटीन का रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, ठीक है। फाइब्रोनोजन किस में, प्लाज्मा में पाया जाता है, प्रोटीन। सीरम, यदि प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर जैसे फाइब्रिनोजेन निकाल दिया जाए तो बचा हुआ भाग क्या कहलाते हैं, तो सीरम कहलाते हैं, ठीक है। मतलब प्लाज्मा में से किसको, फाइब्रिनोजेन निकाल ले तो जो बचा हुआ भाग है उसको सीरम बोला जाएगा। एल्ब्यूमिन, यह प्लाज्मा प्रोटीन में शरीर में प्राण शरीर संतुलन यानी ऑस्मेटिक बैलेंस बनाए रखता है। एल्ब्यूमिन एक, यह प्लाज्मा प्रोटीन शरीर में रासायनिक संतुलन बनाए रखते हैं। लसिका के विशेष कार्य, तो लसिका क्या है, यह शरीर का मिडलमैन बोला जाता है, ठीक है। शरीर का मिडलमैन किसको बोला जाता है, तो लसिका को, जो ऊतकों और रक्त के बीच विनिमय करता है। क्षुद्रांत, यानी क्षुद्रांत किसको बोलते हैं, यानी छोटी आंतों में मौजूद लैक्टियल वाहिकाएं लसिका के माध्यम से वसा का अवशोषण करती हैं, ठीक है। वसा का अवशोषण कैसे करती है, तो लैक्टियल वाहिकाएं के द्वारा, ठीक है, जो लसिका के माध्यम से होता है। इसमें मौजूद लिम्फोसाइट कीटाणु को नष्ट कर शरीर की रक्षा करता है, किस में, लसिका में, ठीक है। लसिका का शॉर्ट देख लेते हैं, तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो छना हुआ रक्त, जैसे रक्त आर में से क्या क्या घटाते हैं, तो आरबीसी, प्लेटलेट्स और कुछ प्रोटीन हटा दे तो लसिका हो जाएगा, ठीक है। रंग कैसे है, तो रंगहीन, इसमें क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। मुख्य घटक है, तो प्लाज्मा है, डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी में जैसे लिम्फोसाइट अधिक मात्रा में है, ठीक है। प्रवाह की दिशा, तो केवल एक दिशा में, ऊतकों से हृदय की ओर, ठीक। मुख्य कार्य क्या है, आंत से पचित वसा का अवशोषण करना। मुख्य कार्य दूसरे का हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करना और प्रतिरक्षा तंत्र, यानी मुख्य कार्य 3 क्या है, तो उत्तल तरल को वापस रक्त में पहुंचाना। उत्तक तरल को वापस रक्त में पहुंचाना होता है, ठीक है। लसिका और रक्त में अंतर देखें, जैसे प्लाज्मा में अभी देखें, तो आधार क्या है, रक्त में और लसिका में। तो आरबीसी क्या होता है, तो उपस्थित होता है रक्त में, लाल रक्त में, और इसमें अनुपस्थित होता है लसिका में, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता है, तो अधिक मात्रा में होता है और इसमें बहुत कम मात्रा में होता है। प्रोटीन क्या है, अधिक सांद्रता है यानी अधिक ज़्यादा होता है, और इसमें कम सांद्रता यानी कम होता है। अपशिष्ट क्या कम मात्रा में होता है रक्त में, कम मात्रा में, जबकि लसिका में अपशिष्ट अधिक मात्रा में होता है। अब देखिए लिम्फोसाइट, ये लसिका के अंदर पाए जाने वाले विशेष सफेद रक्त कोशिकाएं हैं जो बीमारियों से लड़ती हैं। लिम्फोनोड्स शरीर के फिल्टर की तरह काम करते हैं, जहां कीटाणु को फंसाया जाता है और मारा जाता है। लिम्फोनोड्स नोट, लसिका तंत्र में कोई पंप या हृदय की तरह नहीं होता है, यह शरीर के मांसपेशियों की गति से बहता है, ठीक है। इसको पढ़ें, ठीक है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे क्लास देखेंगे। प्रमुख रिपोर्टार्ज एवं यात्रा वृत्तांत रिविजन देखते हैं। तो राम कुमार, ठीक, राम कुमार किसका है, तो यूरोप के स्केच के रूप में रिपोर्टर्स बोले जाते हैं, ठीक है। और विशेष क्या था, तो चित्रकार की दृष्टि से लिखा गया, राम कुमार द्वारा लिखा गया कौन था, यूरोप के स्केच। राहुल संकृत्यान, मेरी तिब्बत यात्रा, अधातो घुमक्कर जिज्ञासा, ठीक है। और इन्हें क्या बोला जाता है, इनकी देखिए ये है आपकी रचना, इनके मेरी तिब्बत यात्रा, अधातो घुमक्कर जिज्ञासा, और इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें महापंडित या घुमक्कर शास्त्र का जनक कहते हैं, ठीक है। यानी यात्री शास्त्र का, यात्री यानी यात्रा शास्त्र का, जो यात्रा करने वाला शास्त्र का क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं, ठीक है। निर्मल वर्मा, चिड़ों पर चांदनी यानी यात्रा वृत्तांत, यूरोपीय प्रवास के अनुभव पर आधारित, ठीक है, यूरोपीय प्रवास के अनुभव पर आधारित। मोहन राकेश, आखिरी चट्टान तक यानी यात्रा वृत्तांत है इनका भी यात्रा, ये भी जितने भी है सब यात्रा वृत्तांत, यात्रा जो भी किए होंगे जर्नी उनके हिसाब से, ठीक है। मोहन राकेश का आखिरी चट्टान तक यानी यात्रा वृत्तांत। आधुनिकता बोध के प्रमुख नाटककार भी हैं। फणेश्वर नाथ रेणु,
ठीक है। ऋण जल धन जल रिपोर्ट जल बिहार के अंचल और बाढ़ सूखे का वर्णन, बिहार के अंचल और बाढ़ सूखे का वर्णन। शिवदान सिंह चौहान लक्ष्मीपुरा रिपोर्टर, हिंदी का प्रथम रिपोर्टर माना जाता है। ठीक है। अज्ञेय अरे यावर रहेगा याद, अरे यावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। ठीक है। तो ये सब उनके तथ्य हैं अज्ञेय के, ये भी बहुत फेमस है। अब देखिए परीक्षा के लिए कुछ फेमस है। तो राहुल संकृत्यायन, यदि प्रश्न तिब्बत या मध्य एशिया से जुड़ा हो, देखिए यदि प्रश्न तिब्बत या मध्य एशिया से जुड़ा हो तो उत्तर अक्सर यही होते हैं। उन्होंने हिंदी काव्य धारा का संपादन भी किया था। मोहन राकेश, इनके नाटक आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस बहुत पूछे जाते हैं। आकाश का एक दिन और लहरों के राजवंश किसके हैं? मोहन राकेश को। निर्मल वर्मा, ये नई कहानी, इनकी क्या है? नई कहानी, आंदोलन का महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। किसको? निर्मल वर्मा को। नई कहानी। विद्या पहचान रिपोर्टेज आंखों देखी घटनाओं का साहित्यिक वर्णन होता है। रिपोर्टर, जैसे रिपोर्टर समझ रहे ना, तो जैसे आंख से देख के जो भी आप लिख रहे हैं तो उसको बोलते हैं रिपोर्टर्स। ठीक है। आंखों देखी घटना का साहित्यिक वर्णन करना, जिसकी शुरुआत हिंदी में द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई थी। ठीक है। और भी देख लेते हैं जो तथ्य उनके जो विचारक हैं। जैसे जॉन ऑस्टिन का क्या विचार थे? तो कानून संप्रभु का आदेश, इन्होंने कानूनी संप्रभुता का जनक माना जाता है। इन्हें कानूनी संप्रभुता का जनक मानते हैं। किसको? जॉन ऑस्टिन। अरस्तु, मनुष्य एक सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी है। ठीक है। इन्होंने कथन बोला था। इन्हें राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है, राजनीतिक विज्ञान का भी पिता। ठीक है। मतलब बायोलॉजी का भी पिता अरस्तु, और इनका राजनीतिक विज्ञान का भी पिता। ठीक है। रूसो, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और वो है पर हर जगह बेड़िया में है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया था। ठीक है। थॉमस हॉब्स लेवियाथन, ठीक है, संप्रभुता को निरंकुश और अविभाज्य माना, संप्रभुता को निरंकुश और अविभाज्य माना। मैकियावेली, राजा को शेर जैसा बहादुर और लोमड़ी जैसा चालाक होना चाहिए। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम द प्रिंस है। राजा को शेर जैसा बहादुर और लोमड़ी जैसा चालाक होना चाहिए। मैकियावेली, राजा को शेर जैसा बहादुर और लोमड़ी जैसा चालाक होना चाहिए। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम द प्रिंस है। जे.एस. मिल, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। उपयोगिता और स्वतंत्रता के प्रबल समर्थन। कार्ल मार्क्स, अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ठीक है। इनका सब कथन है, याद रखिएगा इसको। ये मैकियावेली का भी पूछा गया है, राजा का शेर जैसा बहादुर और लोमड़ी जैसा चालाक होना चाहिए। अब देखिए परीक्षा के लिए हम लोग देखिए कार्ल मार्क्स को क्या बोला जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक बोला जाता है। ठीक है। अरस्तु, इन्होंने संविधान का तुलनात्मक अध्ययन शुरू किया और राज्य को संस्थाओं की संस्था माना था। ठीक है। रूसो क्या था? इनकी पुस्तक क्या था? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है। सामाजिक समझौता, इससे लोकप्रिय संप्रभुता का है का विचार निकला। ठीक है। हॉब्स, इन्होंने मानव स्वभाव को स्वार्थी और झगड़ालू बताया। इनकी संप्रभुता कानूनी और निरंकुश थी। जॉन ऑस्टिन, इनके अनुसार कानून के 3 अनिवार्य तत्व है, जिसे आदेश, संप्रभु और शास्ति दंड। ठीक है। तो चलिए ये हम लोग अगला देखेंगे, ज्योग्राफी से रिलेटेड। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको क्लास कैसा लगा? ये रिवीजन था। ठीक है। जो हम लोगों ने 5 बिहार दुर्गा मेंस के लिए जो 5 सेट लगाए हैं ना, और उसका जो मैंने इसमें क्या क्या जो रहा है, जो PIQ हुआ था पिछले साल 2, जैसे 2023 में हाँ 2023 में ही आपका पूछा होता है। 2023 में जो आपका मेंस का एग्जाम हुआ था, 2023 में नहीं 2024 में हुआ था। ठीक है। मेंस का एग्जाम आपका पिछला तो 2024 में, और उससे पहले 2022 में या 2023 में पूछा गया था। तो उन दोनों का मैंने एनालाइज भी किया है, और मैंने जस्ट 5 प्रैक्टिस सेट कराया हुआ है। ठीक है। प्रैक्टिस सेट मैंने 5 सेट कराया है बिहार दुर्गा मेंस का, उसका भी मैंने रिवीजन कराया है। ठीक है। तो इसमें सारा कुछ है। जब आप लोग पूरा देख लेंगे रिवीजन, तो आप लोग को अलग लेवल का आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसे ही केवल अपनी तरफ से पॉइंट नहीं उठाए, बल्कि जो आपके एग्जाम में आता है वही पॉइंट मैंने रिवीजन कराया है। तो आपको क्लास कैसा लगा है आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट करना, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। बाकी
आपने यहाँ तक क्लास देखा, तो इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्य को पूरी तरह भेदने के लिए तैयार हैं। तो आपको बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद।